नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी, जेट की लास्ट वीडियो था, उसमें अपन ने जो अम्लीय मृदा थे उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सक्रिय अम्लता क्या होती है, विनिमयशील अम्लता क्या होती है, कौन से को कैसे मापा जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर होगा, उसका आगे का पार्ट रहेगा अम्लीय मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अपन कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। तो ये मुख्य कारक है जिनकी वजह से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्लीय मृदाओं की, जो लास्ट लेक्चर में भी बात कर ली थी, अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अम्लीय मृदा के बारे में अपन ने बात कर रहे हैं, तो अम्लीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसका पीएच 7 से कम होता है या फिर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है। ऐसी कोई भी मृदा जिसमें हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता हो और उसका पीएच 7 से कम हो, अम्लीय मृदा कहलाएगी। अब इन सब जो अम्लीय मृदाएं हैं, इनके निर्माण चाहे वो सक्रिय हो चाहे विनिमयशील अम्लता हो, इनके बारे में आज अपन नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट एक लेक्चर बना दिया था। तो कौन कौन से ऐसे कारक है जिनकी वजह से इनका निर्माण होता है। एक चीज अपन ध्यान रखने वाले हैं कि आने वाले टाइम पे अपन केवल जेट के लिए जो सॉइल साइंस की वीडियो है 2 ही दिन आएंगे, एक वेडनेसडे को आएगा, एक फ्राइडे को आएगा। इसके अलावा जो प्री पीजी के वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा के बनने का कारण। तो सबसे जो पहला कारण है वो है पैतृक पदार्थ। जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मृदा होगी। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही कैरेक्टर बच्चे में आएंगे, मतलब जैसा पैतृक होंगे वैसे ही कैरेक्टर प्रोजेनी में आएंगे, संतान में आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मृदा का निर्माण होता है वो चट्टाने से होता है। तो जिस प्रकार की चट्टाने होगी उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। तो अगर मृदा का निर्माण ग्रेनाइट नामक पैतृक पदार्थ से होता है तो कौन सी मृदा बनती है? अम्लीय मृदा बनती है। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट भी अम्लीय प्रकृति का होता है और ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा भी अम्लीय प्रकृति की होगी। यानी जिस भी प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा मृदा का निर्माण भी वैसा ही होगा। अगर पैतृक पदार्थ क्षारीय है तो मृदा भी क्षारीय है, पैतृक पदार्थ अम्लीय है तो मृदा भी अम्लीय है। अभी अपन अम्लीय मृदा पढ़ रहे हैं, तो अम्लीय मृदा के लिए जिम्मेदार पैतृक पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनने वाली सभी मृदाएं कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है। दूसरा कारण है बेस का क्षीण होना। क्षीण का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना या निक्षालित होना। इसके लिए अपन दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बेस के क्षीण होने की जगह अधिक वर्षा। क्या यूज कर सकते हैं? अधिक वर्षा। देखो अपन बात कर रहे हैं, यह आपका खेत है। अगर आपके पास में अधिक वर्षा हो रही है पूरे साल, तो क्या होगा? पूरे साल खेत में पानी भरा रहेगा और पानी भरा रहने की वजह से इस खेत में या मिट्टी में या मृदा में 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आयन, जो क्या होते हैं? कम घुलनशील होते हैं। और दूसरे पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, जो क्या होते हैं? अधिक घुलनशील होते हैं। जो आयन अधिक घुलनशील होगा वो इस पानी में घुल जाएगा और पानी क्या होता है? निक्षालित होकर नीचे की तरफ चला जाता है। अब अधिक घुलनशील कौन से? ये वाले। तो ये वाले जल के साथ घुलकर नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये वाले निर्माण किसका करते हैं? क्षारीय मृदा का निर्माण करते हैं। अब देखो जो क्षारीय मृदा का निर्माण करने वाले थे ये सभी कारक तो नीचे चले गए, तो बच गया क्या? ऊपर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। और अपने को पता हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम कौन सी मृदा का निर्माण करता है? अम्लीय मृदा का निर्माण करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि बेस के क्षीण होने की वजह से, ये बेसिक अपन बात कर सकते हैं। बेस का मतलब ऐसे कोई भी कारक जो क्षारीय मृदा का निर्माण करते हैं। तो बेसिक आयन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई भी आयन, यहाँ पे देखो कैल्शियम भी धनायन है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे धनायन है। तो ये धनायन क्या होते हैं? क्षारीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। तो इन धनायनों का निक्षारित होकर नीचे जाना क्या कहलाता है? बेस का क्षीण होना। बेस जब नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या बच गया? अम्लीय कारक बच गया। देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में ये अम्लीय कारक है और ये क्षारीय कारक है। ये जल में कम घुलनशील है, ये जल में ज्यादा घुलनशील है। ये जल में घुलकर जल के साथ नीचे चले गए तो ऊपर क्या बच गए? अम्लीय कारक। जब ये थे तो दोनों में कंपटीशन था, ये क्षारीय कारक बना रहे थे, ये अम्लीय मृदा का निर्माण कर रहे थे। तो क्या हो रहा था? ना मृदा अम्लीय थी ना क्षारीय। लेकिन जैसे इनको भेज दिया तो मृदा कैसी बच गई? अम्लीय। तो बेस का क्षीण होने या अधिक वर्षा होना भी एक कारण हो सकता है। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। देखो अपन बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं जिनमें अमोनिया पाई जाती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
और जिनमें नाइट्रेट पाई जाती है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जिनमें अमोनिया पाई जाती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिनमें नाइट्रेट पाई जाती है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अमोनिया है तो किस प्रकृति के हैं ये? अम्लीय प्रकृति के। तो अपन बोल सकते हैं कि सभी अमोनिकल उर्वरकों का अगर प्रयोग करेंगे लगातार तो अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा, और अगर नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो क्षारीय मृदाओं का निर्माण होगा। तो अगर अपना अम्लीय मृदा पढ़ रहे हैं तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। तो अपना क्या हुआ, अमोनिकल युक्त उर्वरकों के प्रयोग से या अमोनिकल युक्त उर्वरकों के लगातार प्रयोग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। कारण क्या है? कि नाइट्रोजन को पौधा ले लेता है और यहाँ पे क्या होता है, मृदा में हाइड्रोजन बच जाता है, क्योंकि अमोनिया जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में बदलता है, तो हाइड्रोजन मृदा में बचा हुआ रह जाता है। जीवाश्म पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ का जब अपघटन होता है तो अंतिम उत्पाद बनता है CO2 और H2O। CO2 और H2O क्रिया कर कर क्या बना लेता है, H2CO3, जो क्या है, एक कार्बनिक अम्ल। क्या है? कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल है तो किसका निर्माण करेगा? अम्लीय मृदा का निर्माण करेगा। तो जीवाश्म पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, और ये कार्बनिक अम्ल मृदा की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। देखो कुछ कारकों में अपन बात करेंगे कि जो जीवाश्म पदार्थ होता है ये पीएच को लगभग 7 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर पीएच 8 है तो उसको 7 की तरफ लेके जाएगा, पीएच 3 है तो उसको 7 की तरफ लेके आएगा। लेकिन साधारण तो जो पीएच रहता है वो हल्का अम्लीय रहता है। ऐसा नहीं है कि जीवाश्म पदार्थ के प्रयोग करने से 1 पीएच आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसा नहीं आता। हल्का अम्लीय पीएच रहेगा। तो अपने पास में क्या टर्म था कि अगर 7 से कम हो रहा है तो भी वो अम्लीय है। तो जीवाश्म पदार्थ भी यहाँ पे एक कारक हो सकता है जो अम्लीय मृदाओं का निर्माण करता है। सूक्ष्म जैविक क्रियाएं जो लास्ट है अपने, देखो मृदा में बहुत सारी सूक्ष्म जैविक क्रियाएं होती है, जैसे विखंडन हो गई। जैसे जीवाश्म पदार्थ का भी विखंडन होता है, इस विखंडन की क्रिया के लिए या जिसको अपघटन बोलते हैं, अपघटन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जब अपघटन करेंगे तो क्या निर्माण, किसका निर्माण होगा? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा? मृदा के अंदर जो अम्लीयता होती है उसको बढ़ाएगा। दूसरा क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जब भी श्वसन की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये फिर से जल से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगी? कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगी, जो क्या करेगा? एक अम्लीय मृदा का निर्माण करने वाला कारक है। यह अम्लीय मृदा का निर्माण इससे हो जाएगा। तो जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल से क्रिया करेगी, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होगा, तो यहाँ पे क्या होगी? मृदा की जो अम्लीयता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये मुख्य ऐसे कारक हैं जो अम्लीय मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अम्लीय मृदा के निर्माण के लिए। तो सबका आंसर जाता है पैतृक पदार्थ। देखो पैतृक पदार्थ क्षारीय मृदाओं के निर्माण के लिए सबसे मुख्य कारक है। अम्लीय मृदाओं के निर्माण के लिए सबसे मुख्य कारक होता है बेस का क्षीण होना या अधिक वर्षा। जैसे अपन बात करें, आपके पास में यहाँ पे देखो अम्ल उत्पादक कारक तो था, यानी पैतृक पदार्थ यहाँ अम्लीय था, लेकिन इस बेस के होने के कारण ये अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस बेस को नीचे की तरफ लेके जाना। तो बेस का क्षीण होना या अधिक वर्षा का होना अम्लीय मृदाओं का निर्माण का मुख्य कारण है। तो अम्लीय मृदाओं निर्माण के सारे कारक तो ये हैं, लेकिन अगर मुख्य कारक की बात करें तो बेस का क्षीण होना या अधिक वर्षा का होना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है अम्लीय मृदाओं का ही, तो अम्लीय मृदाओं का पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो पौधों के ऊपर प्रभाव की बात कर रहे हैं तो साधारणतः पौधों के ऊपर 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? कुछ पड़ते हैं प्रत्यक्ष रूप से और कुछ पड़ते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। देखो प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? अम्लीय मृदाओं में किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन की अधिकता। तो हाइड्रोजन के जो विषैले प्रभाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन और धनायन, जो अन्य धनायन है जैसे एल्यूमिनियम है, इनके कारण क्या होती है? जो कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता होती है वो क्या होती है? बदल जाती है। तो पारगम्यता पर जो प्रभाव आता है वो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन और पारगम्यता के अलावा भी कोई ऐसा प्रभाव जो पौधों के ऊपर, या अपन बात कर सकते हैं अम्लीय मृदा का पौधों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपने पास में ये अम्लीय मृदाओं का निर्माण हुआ है इससे क्या होता है? पारगम्यता प्रभावित हुई है तो जो जल की उपलब्धता होती है
या पौधों को जल प्राप्ति की जो भी अवस्थाएं होती है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य प्रभाव यह पड़ता है कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें फास्फोरस, कॉपर और जिंक, जिसको अपन बोल सकते हैं फास्फोरस, कॉपर और जिंक, या फिर अपन बात करते हैं कॉपर को जस्ता बोलते हैं हिंदी में, तो जो भी आप ध्यान में रखो, वैसे इंग्लिश में ही ज्यादातर पूछा जाता है। फास्फोरस, कॉपर और जिंक की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। इनकी उपलब्धता अम्लीय मृदा में साधारणतः कम हो जाती है कुछ स्थितियों में। दूसरी चीज अपन बात करते हैं आपके एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज की जो उपलब्धता होती है ये अधिक हो जाती है। तो अपन बात कर सकते हैं इनके तो कमी के प्रभाव आएंगे और इनके अधिकता के प्रभाव आएंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होते हैं। इसके अलावा जो मृदा की अम्लता होती है ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया को भी प्रभावित करती है। अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था जहां मृदा पीएच पढ़े थे स्टार्ट में अवयव के अंदर, वहां पे अपन ने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कवक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, वो अलग अलग पीएच पर सक्रिय रहते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि हर एक सूक्ष्म जीव के लिए अलग पीएच होता है। अगर मृदा का पीएच अम्लीय हो गया उस स्थिति में क्या होगा, कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी और कुछ की वृद्धि या कुछ की सक्रियता बहुत कम हो जाएगी। तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पर भी प्रभाव डालते हैं। तो ये कुछ मुख्य प्रभाव है जो अम्लीय मृदाओं की वजह से पड़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोजन की उपलब्धता या फिर अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन का विषैला प्रभाव और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता पर पड़ता है, और प्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस, कॉपर और जिंक की कमी तथा एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज की अधिकता हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीजें किसमें होती है, अम्लीय मृदाओं में होती है। अब बात आती है अम्लीय मृदाओं के सुधारने की। तो अम्लीय मृदाओं के सुधारक में जो सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है वो क्या लाया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। और चूने के प्रयोग की विधि किसने दी थी, शूमेकर ने दी थी। किसने दी थी, शूमेकर ने। अब बफर मेथड प्रयोग में लाया था वो अपन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके लिए इतना ही काम में आएगा कि चूने के प्रयोग की विधि शूमेकर ने दी थी। और जो चूना कारक होता है वो चूना कारक कितना है, 1.5 से 2। क्या होता है चूना कारक, अगर चूने कारक की बात करें, देखो मृदा में जब भी चूने का प्रयोग किया जाता है या किसी भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो उसका कोई एक निश्चित कार्य होता है। अब वो कार्य कितनी कौशलता के साथ, कितनी सफलता से करता है, ये सब चीजें उनके ऊपर निर्भर करती है। अब देखो चूने का प्रयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या चूने की शुद्धता 100% है? चूने की शुद्धता 100% होगी तभी तो वो अम्लीय मृदाओं को अच्छे तरीके से सुधार पाएगा। तो चूने की शुद्धता होती है वो 100% नहीं होती, कम होती है। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, कुछ अधिक मात्रा चूने की प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपका मृदा का पीएच 5 है और 5 से आपको 7 तक पीएच लेके जाना है, इसके लिए आपको 10 क्विंटल क्या चाहिए, चूना चाहिए। 10 क्विंटल कैसा चूना, 100% शुद्ध चूना। लेकिन 100% तो आपके पास में शुद्ध है नहीं, तो आप क्या करोगे, कुछ मात्रा अधिक लोगे। अब ये अधिक मात्रा कितनी लोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा अधिक मात्रा ले ली तो क्या होगा, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, क्योंकि चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जो कैल्शियम की अधिकता के कारण फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। तो चूने की अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा ले ली तो भी वो हानिकारक है, और कम मात्रा ले ली तो अम्लीय मृदाओं का सुधार नहीं हो रहा। इस स्थिति में एक निश्चित मात्रा ही ली जाती है, और वो निश्चित मात्रा कितनी है, 1.5 से 2 गुना। जैसे आपको अगर 10 क्विंटल चाहिए तो आपको इसका 1.5 से 2 गुना लेना है, मतलब 15 से 20 क्विंटल आपको प्रयोग करना। ये क्या कहलाता है, चूना कारक। यानी आपके पास में जो चूना है वो शुद्ध ना होने की वजह से चूने की कितनी मात्रा अधिक ली जाती है, ये बताता है चूना कारक। ऐसे जिप्सम की पढ़ेंगे अपन क्षारीय मृदाओं में, जब क्षारीय मृदा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें और क्या प्रयोग में ला सकते हैं, देखो चूना प्रयोग में ला सकते हैं, बुझा हुआ चूना ला सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना ला सकते हैं। तो ये तो सारे चूने के प्रकार हो गए। इसके अलावा क्या ला सकते हैं, जैसे मार्ल ला सकते हैं, खड़िया ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रयोग में लाते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधारने में। क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, चूना ले आया, मार्ल ले लिया अपन ने, खड़िया ले लिया, बुझा हुआ चूना ले लिया, बिना बुझा हुआ चूना ले लिया। इसके अलावा कुछ और कारकों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्बनिक पदार्थ तो अम्लीय मृदाओं के निर्माण के कारक है,
तो कार्बनिक पदार्थ से सुधार कैसे होता है। अपन ने बात की थी कार्बनिक पदार्थ अगर पीएच आपका 3 है तो उसको 7 की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये 7 से कुछ पहले ही रोक देगा, यानी 6.5 या 6 के आसपास हल्का अम्लीय रखेगा। लेकिन इसमें 3 से तो कुछ सुधार हुआ ना, तो अपन बोल सकते हैं कि हल्का अम्लीय तक जाना आपको, तो उस स्थिति में कार्बनिक पदार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब कारक थे आपके जो बनाते थे, और इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि कौन कौन से ऐसी विधियां हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं जो अम्लीय मृदाओं को सुधारते हैं। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो क्षारीय मृदाओं के ऊपर रहेगा। कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनसे क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।